जय हिंद जय बिहार। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट, भावुक और एक विद्वान नृत्य के विद्वान कलाकार की जीवनी आज हम लोग देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज, इनका एक शिष्या साक्षात्कार में पूछी और ये अपने जीवन काल में बीते हुए तमाम मार्मिक घटनाओं का इन्होंने चित्रण किया है। इसमें देख के रूह कांप जाती है और दिल भर आता है। एक सफल कलाकार को जीवन में कितनी संघर्ष झेलना पड़ता है। भगवान राम को भी संघर्ष झेलना पड़ा था। जिन्होंने अपने देश को, वतन को, धर्म ग्रंथ को दिया, वो हर कुछ कष्ट झेले हैं और उन सबों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि अगर प्रगति के पथ पर चलना है तो संघर्ष करना होगा। और देखते हैं अब इस महान कलाकार की जीवनी के बारे में। पंडित बिरजू महाराज, जित जित मैं निरखत हूँ या निखरत हूँ, एक अलग सी भाषा है कि जितने कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में सफलता चाहता है तो उसे महान संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करना होगा, तपना होगा, तभी उसमें चमक आएगा। और ये हमारे महान पंडित जी काफ़ी संघर्ष करके अपने जीवन को सफल बनाए। इनका एक शिष्या रश्मि वाजपेयी साक्षात्कार में उनका जीवनी के बारे में पूछी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। इन्होंने स्वयं सीधे सीधे रश्मि जी को बताया। और इस तरह आइए, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 में हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी दिन था, 4 फरवरी और दिन शुक्रवार। देखिए कितना शुभ मुहूर्त में इनका जन्म हुआ था और 8 बजे सुबह। मुहूर्त तो सभी अच्छे होते हैं। और बसंत पंचमी, साक्षात सरस्वती विराजमान के दिन एक दिन पहले हुआ था। ये 3 बहनों के बाद इनका जन्म पंडित बिरजू महाराज का हुआ था। ये 5 साल में नवाब के यहाँ नाचने लगे थे। इन 7 पुस्तों में समझिए कि कलाकार ही इनके पूरे वंशजों में था। तो ये 5 साल की उम्र में ही नृत्य सीख गए थे और नवाब के यहाँ नाचने प्रोग्राम देने जाते थे। पिताजी, और भी ये क्या हुआ था, इसी बीच में नवाब 22 साल तक उनके पिताजी नौकरी करते रहे उनके नवाब के यहाँ। और इसी बीच जब ये एक बार फरमान जारी होता है राजा का, उनकी मम्मी को तकलीफ होता था, इतनी छोटी उम्र में ये कैसे नाचने जाते हैं बिरजू। तो उन्होंने कहा कि नहीं नाचने जाना है। तो राजा वहाँ से फरमान देता है कि अगर पंडित जी नहीं, बिरजू जी नहीं नाचेंगे, उनके बेटे नहीं नाचेंगे, तो फिर वो भी, उनके पिताजी भी मेरे यहाँ नहीं आए। इस तरह से नौकरी छूट जाता है। दिल से वो नौकरी छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि जब बुलावा आ जाए, चाहे कितना इमरजेंसी हो, कितनों आकस्मिक कार्य हो, उन्हें जाना पड़ता था। और इस तरह से वो जब उनका नौकरी छूट जाता है तो हनुमान जी को खुश होकर प्रसाद चढ़ाते हैं। बंदी से ख़त्म, अब वो आज़ाद हैं, कहीं भी प्रोग्राम। एक कलाकार को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। कला प्रेमी को किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा से अच्छा वो बिता सकता है। पिताजी के साथ वो जौनपुर, मैनपुरी, कानपुरी, देहरादून, कलकत्ता और बम्बई सभी जगह छोटे उम्र से ही ये प्रोग्राम देने जाने लगे थे। सबसे पहला प्राइज उनको कलकत्ता में उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। इनके चाचा जी और पिताजी भी थे, बहुत अच्छा नाच किए थे, डांस किए थे, नृत्य किए थे, लेकिन इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। इसीलिए इन्हें कहा गया था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उस समय इनका उम्र लगभग 8.5 या 8.5 साल का था। 8 साढ़े 8 साल 9 साल की उम्र था तब इनके बाबूजी की मृत्यु हो गई। यहाँ एक बहुत भावुक पल है। एक कलाकार की जिंदगी की जब शुरुआत होता है तो ईश्वर भी उसके सर से छाया छीन लेते हैं। ये कैसा मिला है। उनके पिताजी उस समय 54 वर्ष के थे, तो मरने का कोई उम्र नहीं था। लेकिन उनको कलकत्ता में शायद प्रोग्राम करने गए थे शायद, तो उन्हें लू लग गया था। और लू लगने के बाद वो आए, बीमार रहे और फिर इसके बाद उनका देहांत हो गया। बाबूजी ने गड्ढा बांधने में 500 रुपये नजराना लिए। उनके बाबूजी गुरु थे, शागिर्द अपने बाबूजी के थे। तो बाबूजी ने ऐसा कहा कि घुंघरू या जो भी गंडे बांधने का मतलब है कि उनको शिष्य अपना स्वीकार करना होता है। तो पिताजी कहते कि मैं शिष्य तभी स्वीकार करूंगा जब ये नजराना हमें 500 रुपये देगा। तो ये बिरजू महाराज जी एक प्रोग्राम किए थे जिसमें उन्हें 500 रुपये मिला था और वही नजराना अपने बाबूजी को
वो देते हैं और गंडा बाबूजी बांध देते हैं। उस समय उनका उम्र भी बहुत था। जब बाबूजी की मृत्यु हो गई तब इस कलाकार की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आता है। खाने को मोहताज, रहने को मोहताज। चाचा भी शौकीन मिजाज के थे, जो खाए पिए देखे क्या वो तो अपने में मगन रहते थे, बंटवारा पहले से ही हो चुका था। अब वो वहाँ क्या करते हैं, 25-25 रुपए में 2 गो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं आर्य नगर में, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। वो कितना संघर्ष करते थे, और 2-2 ट्यूशन 50 रुपए में घर चलाना कितनी मुश्किल काम था। उनका एक मित्र था सीताराम बागला, वो लड़का अमीर घराने का था, तो उसके बदले उन्हें वो पढ़ा देता था और वो उन्हें नृत्य सिखाते थे। 14 वर्ष की उम्र में पुनः कपिला जी से उनके मुलाकात होती है, और कपिला जी से पहले भी वो मिल चुके थे बचपन में, और इस तरह से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है और कुछ सीखते हैं और एक अच्छा कलाकार के रूप में उभरते हैं। वो क्या क्या बजाते थे, गिटार, सितार, बांसुरी, हारमोनियम, तबला इत्यादि ये सभी वो बजाते थे। और इनके पूछा जाता है कि इनके शिष्यों में कौन कौन मुख्य थे। एक शिष्य के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा, जब पूछा गया कि शिष्य, तो इन्होंने कहा कि अपने शिष्य को इस तरह ढाल देना चाहिए कि हमसे अच्छा ये नहीं कि वो गुण हम अपने बेटे के लिए बचा कर रखें कि अपने वंशजों को दे, नहीं, ये गुरु का काम नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश लोगों को देते हैं। इस महान पंडित जी से सभी शिक्षकों को, सभी गुरुओं को ये संदेश लेना चाहिए कि अपने शिष्यों को अपने से अच्छा ढालने का प्रयास करें कि जहाँ जाए वो रोशनी फैलाए। इनके मुख्य शिष्यों में सासवती का नाम आता है। कुछ विदेशी भी थे, वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉप, इंडियन भी थे, तीरथ प्रताप, ये शिष्य हैं इनके, प्रदीप, दुर्गा, कृष्ण मोहन, राम मोहन, ये इनके प्रिय शिष्यों में गिनती होती है। लेकिन इनका कहना था कि किसी ने कला में निपुण होना अच्छा नहीं समझा, कुछ पैसे कमाने लगा बस, लेकिन एक कलाकार को कला में निपुण होने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ये अच्छे प्रोग्राम के लिए जाने के विश्व में, और जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस और बर्मा सभी जगह पर अपना एक बेहतर प्रोग्राम दिया और विश्व में ख्याति प्राप्त कर। अब देखिए पंडित जी के बारे में जो कुछ भी लिखे हैं इसमें देखिए और कितना इसका आनंद लीजिए, और इसमें रस में समाजिए, और एक कलाकार बनने के लिए कैसी कठिन परिश्रम करना होता है इसे देखने का प्रयास करें। एकदम आराम से समझिए। आज कला प्रेमी जनसाधारण तक नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची। कथक नृत्य के लिए ये महान कलाकारों में इनकी गिनती होती है। महाराज जी की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मक के संयोग से ही यह संभव हो सका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। कथक नृत्य में एक अजीब, एक नया मोड़ दिए हैं ये बिरजू महाराज जी। वे कथक के लायक कवि हैं, मतलब हमेशा सीखने के लिए जिज्ञासु रहते थे। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक के अनेक दिशाओं में विस्तार किया है। पुराने चीज को वो रखते गए, लेकिन नया चीजों में संजोगते गए, और कथक के बारे में, कथक एक नया कला के रूप में निखेर करके रख दिए। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार ने मानव पीढ़ियों में सौंदर्य ला दिया हो। इनके बारे में, अब जीवनी के बारे में कुछ कहता कि किस प्रकार के थे। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्ति और सहज निष्कपट, लगभग बच्चे का भुलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन होता है। जो महान प्रतिभाशाली होते हैं उनके चेहरे पर एक नया सौंदर्य होता है, मानो शून्य सा, और दुनिया को बहुत सारी चीज दे जाते हैं। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना, और अचानक चेहरे पर नितांत नृत्य भाव बेचैन करने वाला, मतलब तुरंत से हंसना, तुरंत से उलझन में आ जाना। एक कथक कला का, कथक नृत्य का एक अलग सौम्य दर्शन होता है, जिसमें तुरंत रूप आकार को बदल देना, हंसमुख हो जाना, भावुक हो जाना, रोना, हंसना, एक ऐसा इसमें मिलन होता है जो जल्दी से वो कर पाते थे। अचानक वो कौन सा है, उनकी आंखों में फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा चेहरा, दोहरा बदन, मंझोल कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाली ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और हो जाता है। गजब, जब कल्लोज, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो।
यहाँ बिरजू महाराज जी का संयुक्त शिष्या मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग के संपादक रश्मि वाजपेयी, यानी रश्मि वाजपेयी से इनका साक्षात्कार होता है। इनका शिष्या पूछती हैं कि अपने जीवन के बारे में बताएं और वाजपेयी जी बताते हैं। ये कहाँ से? पत्रिका का नटरंग और संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग, उनके जीवन आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोधस्थ अंतस्थ की काव्य, इनकी रचना के बारे में मतलब क्या क्या रश्मि जब इनसे बात करती हैं और कहते हैं कि महाराज जी अपने बारे में कुछ बताइए। अब ये अपना जीवन ही बता रहे हैं। मेरा जन्म, ये बिरजू महाराज जी बता रहे हैं, मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन पहले, एक दिन पहले हुआ था। घर में आखिरी संतान थे। 3 बहनों में सबसे छोटी बहन से मुझे 8 साल 9 बड़ी थी। अम्मा 28 के लगभग रही होंगी। इस तरह से इनके परिवार का जीवन रहा। बड़ी बहन इनसे 15 साल बड़ी थी और 22 साल इनके बाबूजी वहाँ पे नवाब के यहाँ ये काम कर चुके थे। 6 साल की उम्र में मैं जब नवाब को बहुत पसंद आ गया, मैं नाचता जाकर पीछे से मुड़कर बैठना पड़ता था पैर को। चूड़ीदार पैजामा, कैसे कपड़ा पहन के नाचते थे? तो यहाँ पे लिखा चूड़ीदार पैजामा साफा अचकन पहनकर। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान। मैंने बताया कि पहले अम्मा उनको जब प्रोग्राम देने जाती थी, उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी कि छोटी उम्र में कैसे प्रोग्राम करता है। उन्होंने मतलब वहाँ के जो बादशाह थे उनकी तनख्वाह भी बांध दिए थे। बाबूजी रोज हनुमान जी के प्रसाद, बाबूजी कहते थे कि मेरी नौकरी छोड़ जाए, मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो वहाँ के राजा जो भी था बादशाह, उसने कहा कि अगर आपके पुत्र नहीं नाचेंगे तो आपको भी नहीं नाचना है। इस तरह से उनका नौकरी वहाँ बादशाह के यहाँ से छूट जाता है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं और भगवान को प्रसाद, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। वहाँ से फिर निर्मला जी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक में चले जाते हैं। लखनऊ से कहाँ चले जाते हैं? हाँ, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले जाते हैं। यहाँ 2-3 साल काम करते हैं। ये शायद 43 की बात रही होगी। उस समय जूली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया था। यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाच रहा होऊंगा। तबला बाबूजी, जहाँ भी ये प्रोग्राम देते थे बिरजू महाराज, इनके पिताजी तबला बजाते थे। सोचिए वो कितना भावुक पल होगा जब पुत्र स्वयं नृत्य कला में निपुण और पिता भी नृत्य कला में निपुण, पिताजी स्वयं तबला बजा रहे हैं, उनके पुत्र वहां पे डांस कर रहे हो, कितने सुख की अनुभूति होती होगी। कुछ ताल दिए हुए इसमें। यूं मुझे याद था नहीं, पर वो जो बोल देते थे तो टुकड़े के मेजरमेंट में फट से याद कर लेते थे, जैसे दिक दिक थे ता थे। ये ताल है, डांस और तबले का ताल है। मैं अंदाज कर लेता यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा, खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी और हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में भी थी। तो या फिर बाद में कपिला जी इनके जीवन में एक नया मोड़ लाती हैं। बाबूजी के साथ रोज आता था। हालांकि जब जहाँ वो जाते थे उनके पिताजी सिखाने के लिए, सीखने के लिए, वहाँ उनके बाबूजी इनको रोज ले जाते थे। किनको ले जाते थे? बिरजू महाराज को। हालांकि लौटते हुए कभी कभी वो सो जाते थे। कभी एक बार उनको टोपी बड़ा पसंद था तो टोपी गिर जाता है, वो डांस करते, बाबूजी देखिए प्यार से कहते हैं, मतलब आप सो जाते हो तो हमें तुम ताम करके नहीं बोलना चाहिए। एक छोटे बच्चे को भी हम प्यार से बोलेंगे, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। अगर आदर चाहते हो तो सम्मान से आपको भी बोलना पड़ेगा। तो एक बार सो गए थे तो डांट लगा था उनको। रात में उनको डर भी लगता था आते जाते। मैं वह याद कर लेता, जो कहते थे वो याद कर लेता था। और एक दिन बाबूजी से मैं कहता था कि मैं याद हो गया, तो बाबूजी नहीं मानते थे कि याद हो गया। ठीक है, फिर ऐसे पर किड़ तक धुन धुन ता तिट ता धा तिनता, ये सुर है। ये पढ़ने में उस समय 7 साल की उम्र में खूब सुनाता था उनको। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम जाए। देखिए 28 साल की उम्र में यह नौकरी मिल जाती है इनको। इनका लगभग 18 साल की उम्र में विवाह भी हो जाता है। बस इसी तरह का वक्त बीत रहा था। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटा मारा होने लगा, डर से बारे अम्मा और फिर लखनऊ चली आती है दिल्ली से। पहले वो कहाँ, रामपुर से चले जाते हैं दिल्ली से, फिर वहाँ मारकाट जब शुरू हो जाता है तो कहाँ आ जाते हैं, फिर पुनः लखनऊ आ जाते हैं। तालीम इसी किस्म की ताऊ जी को सिखा रहे थे, उसमें देखा कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम में जिन्हें बाबूजी जाते थे, जौनपुर
मैनपुरी, कानपुरी, देहरादूनी, कलकत्ता, मुंबई आदि मुझे भी जरूर ले जाते थे, इसलिए कलकत्ते में बहुत मजा आ गया। तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था किसको? तो उसमें शंभू महाराज जी, चाचा जी और बाबू जी दोनों नाचे, पर उनमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। जो चाचा कहने लगे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब बहुत अच्छा। अब इनके मन में एक नया जिज्ञासा आता है। जब वे शायद 28-30 साल के थे तब से गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर कंपनी में। 40 साल कलकत्ते और बम्बई में मिलाकर फिल्म में इनका बीता। हाँ, 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। जब वे 54 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हुई थी? लू लगने से। प्रोग्राम देने गए थे ना, तो लू लग गया था उनको। इसी तरह कुछ दिन 15-16 दिन तक रुके, फिर उनके बाद उनका देहांत हो गया। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली थी। तालीम मन शिक्षा। पंडित बिरजू महाराज जी की शिक्षा किनसे मिली थी? बाबूजी से मिली थी। गंडा भी बांधा था उन्होंने मुझे। ये बहुत भावुक पल है। जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना देगा नहीं तब तक नहीं बांधूंगा। नजराना मतलब, कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे पुत्र को, मतलब अपने पुत्र को, उनकी अम्मा से कहे कि मैं तुम्हारे पुत्र को तभी अपना शिष्य स्वीकार करूंगा जब हमें वो तोहफा देगा, नजराना देगा। और इस तरह से कैसे नजराना देते हैं? तो मुझे 500 रुपए के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब 500 रुपया आया तो गंडा बांधा उन्होंने और कहा, इसमें से 1 पैसा मैं किसी को नहीं दूंगा। किसने कहा? कितने पैसे नजराना लिए थे पिताजी ने? 500 रुपए। 500 रुपए कहाँ से लाए थे? 2 को प्रोग्राम किए थे बिरजू महाराज। तो 500 रुपए देने पर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे और जगत कहार एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। 2 को लड़का था, एगो इनको, एगो और इनका दोस्त था, उसका नाम इसमें लिखा है जगत कहार। एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। तो उनके 2 को शागिर्द, बेटे भी उनके शागिर्द, बेटा शागिर्द मैंने शिष्य। तो शागिर्द मैं बाबूजी का हूँ। किनका शिष्य है? शागिर्द है वो बाबूजी, उनके गुरु हैं। फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उसी समय मैं इतना छोटा था। अब छोटे उम्र में जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो बहुत कष्ट झेले। कष्ट मतलब दुखों का इन पर पहाड़ टूट गया। ये खाने के लिए मोहताज हो गए। यहाँ वहाँ गए, नेपाल गए, मुजफ्फरपुर गए काम के लिए, कहीं भी कुछ नहीं मिला। ये बहुत परेशानियों का सामना करते हुए, इसलिए बेटा जीवन में कभी अगर संघर्ष आए तो संघर्ष या कष्ट आए तो उससे उबना नहीं है, उससे लड़ना सीखिए। जीत आपकी निश्चित होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह से क्या करते हैं, उनकी जीवनी अजीब चलने लगती है। उस 25-25 रुपए के 2 ट्यूशन की आर्य नगर में जाकर के वो पैदल 3 मील जाते थे और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, उनको डर भी लगता था। ट्यूशन में नागा हो तो पैसा काट लेता था। आज भी कुछ लोग करते हैं। 50 रुपए में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। एक सीताराम बागला करके लड़का था, अमीर घर का, उसे वो डांस सिखाते थे और उसके बदले में उन्हें पढ़ा देता था। इस तरह से हाई स्कूल की उनकी पढ़ाई हुई। कहाँ चिंता। देखिए एक जीवन में कैसे दौर आया। नेपाल में इसी दौरान वो जाते हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे झुमक लाल, जिसके पास वो नेपाल में गए थे, शायद कुछ प्रोग्राम मिल जाएगा तो उनका जीवन कुछ अच्छा चल पाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मुसीबत आता है ना, तो जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। इसलिए अम्मा गई थी कि कुछ काम वगैरह मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर वो जयपुर आ गए, वहाँ भी कोशिश की, मुजफ्फरपुर भी गए, तभी भी कोई काम नहीं मिला। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए तो 400 रुपये मिल जाए, कुछ महीने कट जाएंगे, ऐसी हालत थी। हम लोग बड़े मकान में रहते थे, ऊपर नीचे चूल्हा जलता था, लेकिन कोई भी किसी से खाना देना, परिवार से लेना देना नहीं था, ये खुद अपना करते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक उनकी हाल चल, कपिला जी वाला
पढ़े ना आगे में। तो कपिला जी इनको पता करने आए कि भाई किस हाल में बिरजू हैं। तो पता चला इनका पूरा कि जैसे बदमाशी तो नहीं करता है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करता है। तो पता चला कि इनका हालत बहुत दयनीय है। सब हालत से अवगत होते हैं और इनको फिर काफ़ी मदद देते हैं कपिला जी, मालूम करने की जो है वह कुछ करता है या नहीं, अचारा या गिरा कट हो गया है। गिरा कट मतलब बदमाश, वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो हैं थोड़ा बहुत जो सीखे पाए। अम्मा ने उनको बताया कि ठीक ठाक है, जो भी होता है ये करता है, घर चला रहा है, अभी हालत बहुत खराब है। तब कपिला जी ने मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था वही संगीत भारती हो गया था, कपिला जी संगीत भारती में ले आते हैं। 6 महीना बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपये उनको तनख्वाह मिलने लगा। तो कुछ दिन सुधर आए। तो कपिला जी से जैसे उनका मुलाकात होता है तो मित्र कौन होते हैं, आज के मित्र हैं कि दिन अच्छे हैं, जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, और जब पैसे खत्म तो कोई दोस्ती नहीं, कोई नहीं, सब मतलब के यार है इस दुनिया में। मगर तुम लोग ऐसा मत बनना, अगर तुम लोग भी ऐसा बन जाओगे तो कैसे चलेगा सृष्टि। एक सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार, सच्ची रिश्तेदारी निभाना सीखना है। तुम किसी की मदद करोगे, तेरा मदद करने वाला कोई और है। तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो वो अपना मुंह फेर लेता है। और रहता था दरियागंज में, एक दुष्टी थी, जैन के मकान में रहता था। अम्मा जी को दुख होता, मतलब प्याज लहसुन खाने पर जैनी लोगों को पसंद नहीं आता, तो अम्मा डरती थी कि कहीं अंडा वंडा तो खाते नहीं थे। किताब में सब वर्णन किया गया है। चलिए, हाँ, एक घटना दुखदाई रही। शुरू में बाबूजी की मृत्यु के समय उन्हें कष्ट हुआ था, बिल्कुल पैसा नहीं था घर में। घर में पैसा नहीं था कि उनका 10वां किया जा सके। बस 10 दिन के अंदर जाकोरा के साइया मार सके ना कोई, हाँ, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनके पास पैसे नहीं थे कि उनका 10वां और 13वां, मतलब 10वां और काम कर सके। तो वो 2-2 प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम किए। इसमें लिखा हुआ है 10 दिन के अंदर, सोचिए, मैं 2 प्रोग्राम किए, उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठा किए और 10वीं और 13वीं कर दी। जो भी हो, मुझे अच्छी तरह याद। तो कहा जाता है कि दुख के दिन नहीं भुलाते हैं, और जो व्यक्ति अपने दुख के दिन को नहीं भूलता है, अपने जीवन में ताज़ा रखता है, उसे जीवन में कभी संकट नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख के दिन को भुलाकर अपने अहंकार को मैं बड़ा हूँ का याद करते हैं, उनको नष्ट होने में रावण से भी और कम समय लगता है। क्योंकि रावण तो विद्वान था, तब उसे वक्त लगा था, वो शक्तिशाली था, तब वक्त लगा था। लेकिन आज के लोग, न उनके पास ज्ञान है, न शस्त्र है, न ताकत है, न कुछ भी है, तभी अहम करके देखते हैं मैं हूँ। इसलिए ध्यान रहे, कभी किसी को अपमानित कभी मत करना। कब तुम्हें कौन काम आ जाए, कब किस मोड़ पर कौन भगवान मिल जाए। 4 अक्षर जानने वाले तो कहते हैं भगवान ही नहीं है। पता नहीं उनके लिए नहीं होगा, मुझे तो दिखते हैं। कहते हैं पंडित जी, मुझे अच्छी तरह याद है, सबसे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया, तब मेरा ख्याल आया कानपुर या देहरादून किस जगह जाऊं। लखनऊ से वहां गया, नहीं नाचता तो पैसा कहाँ होता। बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर, बहरहाल 14 साल का था तो संगीत भारती आया। जब संगीत भारती आए थे पंडित जी, तो कितना उम्र का उम्र हो रहा था? 14 साल। ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए। संगीत भारती में कहा गया कि अब परमानेंट हो गए, अब नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भारतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे पंक्ति में बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, समझते। कथक में 8 मिनट की रानी करना का सोलो करवा दो, बस यही काफ़ी है। तो मुझे बहुत दुख होता था। एक महान कलाकार किसी के जीवन में बंध के नहीं रहता है, उसकी प्रतिभा कहीं बंध के नहीं रहती है। भारतीय अकादमी में उनका प्रतिभा सिकुड़ रहा था, इसलिए शायद लगता है नौकरी भी छोड़ दी। देखते हैं आगे। मुझे करने नहीं देते, इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी। जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसे किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है।
अब परमात्मा ने जो सरस्वती की शक्ति दी है वो किसी के आगे कभी झुकता नहीं है। और जिसके अंदर ज्ञान हो वो तो झुकने की जरूरत ही नहीं, हो तो झुका हुआ खुद होता है, वृक्ष में लगा हुआ फल की तरह। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया, बस ऐसे ही। तब तक शंभू महाराज जी आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाने जाते थे माया राव को। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी। देखिए कलाकार की जिंदगी में कितना कष्ट था, कितने कमाई के बाद मात्र एक साइकिल खरीद सका, और वही कलाकार कार पर भी घुमा। देखिए इसके जीवन में कैसे सफलता आती है। एक साइकिल खरीदी जो मेरे पास अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर ट्यूशन जाया करता था 50 रुपए के। संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली में 12 खंबा रोड पर 2 बच्चे थे, मिक्की और तन्नू। इनके 2 लड़के थे। कौन कौन? मिक्की और तन्नू। हाँ, मिक्की और तन्नू कौन थे? पंडित जी के संतान थे। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा था, अनबैलेंस होकर। साइकिल चलाने नहीं आता होगा महाराज जी को, तो गिर गए होंगे। साइकिल काम चलाओ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी, बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। खैर, भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली। वहाँ से छोड़ के कहाँ ये काम करने लगे? भारतीय कला केंद्र पूसा रोड में, शायद दिल्ली में है। यहाँ भी झमेली वाला क्लास। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाइयाँ बल खाती, मतलब वो चाहते थे कि हम सभी को अपने कला में निपुण कर दें, इतना कि हमसे भी अच्छा बन जाए। एक अच्छा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को अपने की तरह बना दे, अपनी सारी चीज खूबियां उसमें देखे। जबकि उसे नजर पड़े तो अपनी सारी खूबियां उसमें नजर आए। और ऐसे ही गुरु को मोक्ष भी मिलता है जो अपने बराबर शिष्य को पैदा कर देता है, ताकि उसके आत्मा को मरते वक्त संकोच नहीं रहता है कि मैं कुछ ज्ञान लेकर जा रहा हूँ। समझ में आया? तो आप लोग भी मेरे टीचर ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप लोग भी एक गुरु हो, आप लोग भी एक शिक्षक हो। अपने आप में किसी को अधूरा ज्ञान नहीं देना, वरना मरने वक्त बहुत कष्ट होता है। जो तुम छिपा के रख लोगे किसी को नहीं ना बता पाओगे, और जब बता दोगे तो मन में खुशी होगा। गीता के 8वां अध्याय में कहा गया है कि बहुत विद्वान थे राजा भरत, धनवान थे, फिर भी छोड़ के गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक हिरण को देखे माया में बंध गए। तो माया कब आएगा? जब हम अच्छा नहीं ज्ञान देंगे, अच्छा चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो माया हमें तरपाएगा और पुनर्जन्म के मुख में हम फंस जाएंगे। इसलिए अच्छा हर शिक्षक को मैं मैसेज देता हूँ इस कहानी के माध्यम से, बिरजू महाराज प्रसाद जी के माध्यम से, कि अपने से एक बेहतर शिष्य पैदा करे और अपनी छवि उसमें देखे और एक बेहतर बनाए, जिससे मेरा देश समाज सबका कल्याण होगा। बिरजू महाराज जी ने कहा है, जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाई बल खाती कि कोई आवे तो मैं उसे दे दूं। मतलब नृत्य कला की जितनी भी कलाएं उसमें थी, वो चाहते थे बिरजू महाराज की मैं सब किसी को दे दूं, पर लेने वाला चाहिए। पर वहां यह था कि बड़ी लड़कियां समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आवेंगी, वहां काहे को आएंगी? मतलब और भी कोई बड़े थे उनसे, सब उनके पास जाती थी सीखने के लिए। अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था? खैर, उसमें से रश्मि जी एक लड़की मिली, यही रश्मि वाजपेयी जो लिखी है ना, रश्मि जी इनको सीखने के लिए मिली, सिखाने के लिए मिली। उन्हें पूरा मन से सिखाया, इसलिए कि हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं कि इसको तैयार करेंगे। वो तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ थी लड़कियाँ अट्रैक्ट हुई। जब रश्मि जी को ये डांस सिखाएं तो बाकी लड़कियां जब लक्ष्मी जी के कैसे, अगर तुम पढ़ोगे मेहनत से, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट होगा और कोई देखेगा तो अपने आप समझ जाएगी कैसे सीख के आया है, और हमारी तरफ खींचने लगी, क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। तो जो अच्छा सीखेगा, अच्छा सिखाएगा, अच्छा ज्ञान होगा, तो कोई भी अपने आप खींचते चला आएगा। अब यहाँ से पंडित जी का दिन बदलने वाला है। बस उसके बाद से बैले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया, उसमें असिस्टेंट था। ये विदेशी नृत्य है, यहाँ यूरोपियन नृत्य है, बैले यूरोपियन नृत्य है, वो भी आता था बिरजू महाराज जी को। बस उसके बाद बैले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया, उसमें असिस्टेंट था। जबकि मजेदार बात यह थी
कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही जानता था। अंदर अंदर वो कहते थे अब जहाँ वहाँ जाएगा बोल देना सबके सामने चाचा जी। देखिए गजब का एक मूवमेंट सिखाए थे वो। मैं कहूँगा वो बाला और फिर तू बना लीजो अपने आप। मतलब एक कहने का मतलब कि मैं इतना सिखा दूंगा कभी तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस तो नचाता था मैं। और बरखबार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया। मीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया। केशव भाई और मैं साथ ही रहते थे, सूप पीते थे। इन विचारों देखिए इसके बाद कैसे बस उस संगीत भारती के जमाने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचे थे वो। उस समय दयाराम जी साथ थे, वही मेरी देख रेख करते थे। इनको ले जाता था रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ वहाँ के कलकत्ते के ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, इतनी कि तमाम अखबारों में वो छप गए और पूरी तरह सुर्खियों में छा गए। कौन? पंडित बिरजू महाराज। तो वहाँ से मेरा एक मूड आया। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रजनारायण ने बुलाया। इसके बाद उनको बुलावा कहाँ से आया? बम्बई से आया। जब वो सुर्खियों में आ गया तो कहाँ से बुलावा आया? बम्बई से आया। क्या नाम है उनका? हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रजनारायण ने बुलाया। वह भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा उन पर रहम बरस पड़ा। कलकत्ते, बम्बई और उन्हीं दिनों ऐसा अर्थ से मद्रास भारतीय कला केंद्र साथ ही गया और सभी जगह प्रोग्राम करने लगे। सभी को चहीते बनने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते हैं उसमें मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना वगैरह। देखिए बिना नागा किए 4 बजे उठना है। आप लोग को कहते हैं उठो बेटा पढ़ो समय से, तो पढ़ाई नहीं करते। जीवन में अगर सफलता चाहते हो तो सीखो अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में बोले, सुनिए क्या कहें। उससे मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना बगैर नागा किए, चाहे बुखार चढ़ा है, खांसी आ रही हो। सुबह 5 बजे से रियाज, 5, 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे घंटे की क्लास सुबह की। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया। तो जब तक आज आपका परीक्षा का समय है, आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका पूरा जीवन अंधकार में हो जाएगा। अगर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, कैसे संघर्ष किए, 25-25 रुपए का ट्यूशन पढ़ाए, घर चलाए, परिवार चलाए, 14-18 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, परिवार को, पूरे परिवार को लेकर चले, कितना संघर्ष झेलते झेलते कैसे प्रगति के पथ पर आज विश्व उन्हें जानता है, पंडित बिरजू महाराज को। तो जीवन में पाना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा। आपके पास कोई बेड़ियां नहीं बांध सकता है आपके जीवन में। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मतलब यही सोचकर कि इस टाइम अगर कुछ बनना है तो अंधेरे कमरा करके किया करता था। बाद में थक जाऊं तो मैं साथ में आए सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब रिलैक्स होने के लिए। अब प्रैक्टिस करते करते नृत्य थक जाते थे तो सितार, गिटार, हारमोनियम कुछ भी वो बजाते थे ताकि उन्हें थोड़ी आराम मिले। कैसे आप लोगों को कहते हैं अगर मैथ बनाते बनाते थक जाते हो बेटा, थोड़ी हिंदी पढ़ लो, थोड़ी तरह तरह की कहानियाँ दीजिए जो तुम्हें प्रेरणादायक हो, कुछ सीखने योग्य, शिक्षाप्रद है, उसे देख लो, मन खुश हो जाएगा। फिर मिला के साइंस पढ़ो, फिर मिला के SST पढ़ो। इस तरह थकान कहता है, खेल कराटे में बार बार बताता हूँ कि थकान की परवाह कहीं नहीं है। वो गिर के उठना और उठ करके लड़ना और लड़ के पटकना सीखता है। तो जिंदगी में पूरा जीवन ही एक कराटे है, उठना, लड़ना, गिरना, पटकना, मारना और खेलना और जीवन में आगे बढ़ना। तो अगर जीवन में बढ़ना चाहते हो तो डांट तो पड़ेंगे ही। अगर एक लोहार लोहे पर नहीं मारेगा तो औजार कभी बन सकता है? तो आज के लोग नियम निकालते हैं। आप बच्चे हो, आपको थोड़ी पता है कि क्या होगा। थोड़ी प्यार से, थोड़ी डांट से, थोड़ी मार से समझाना तो है। वो मार को कोई समझ पाएगा? अगर हमारे नीतीश कुमार समझ पाते कि वो मार नहीं है, एक गुरु का प्यार है, तो बंदिशें नहीं होती। आज कौन मारता है? तो मेरे बेटे से भी भर के कोई मारता है? मारने का उद्देश्य क्या है बताइए? बताएंगे उद्देश्य क्या है? लोहार लोहा भिगाने के लिए चोट मारता है, कुम्हार घड़ा बनाने के लिए चोट मारता है, या तोड़ने के लिए चोट मारता है? क्यों नहीं लोगों को यह बात समझ में आता है? सितार भी मैं बहुत बजाने लगा, अच्छा खासा, खूब जोरों से। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी।
मिजराब की वजह से तो मैंने डर कर छोड़ दिया। डिस्टर्ब करेगा डांस की दोनों आंखें। कहने की अगर दूसरा खेल में अगर हम फिर घुस जाएंगे, अगर दूसरा कला में घुस जाएंगे तो मेरे डांस में दिक्कत होने लगेगा, इसलिए उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। गिटार वगैरह शौक से भी बजाते थे। क्या क्या बजाते थे? सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन तक चली। मतलब शौक से सभी वाद्य यंत्र ये बजा लेते थे। अंत में फिर लिखे शुरू में फिल्मी गाने गाकर भी मैं वो बचपन में गांव में मोहल्ले में वो फिल्मी गाने बजाते थे, लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे। उसके बाद फिर बताया इसी कहानी, तो फिर आगे बढ़ते हैं, बाहर जाते हैं और फिर वो पहले मतलब विदेशी डांस भी वो सीख लेते हैं। इसके बाद रूस में पहला ट्रिप था उनके, विदेश जो जाना था वो पहला ट्रिप उनको रूस का मिला था। कुमार संभव एक और अशोक वाजपेयी के कहानी में इसका चर्चा है। कुमार सब वो भी बहुत अच्छा कलाकार हैं, से लेकर हम लोग वहां पे प्रोग्राम देने कहाँ गए थे? वो रूस में। रश्मि वाजपेयी जी अब पूछते हैं आपको संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो ये बताते हैं 27 साल का था तब मैं, बहुत छोटे में ही मेरे सब चीज बहुत छोटे में जल्दी हो गई। यानी जब वो 27 साल के थे तब उनको कौन सा नाट्य अकादमी अवार्ड मिला था। कितने उम्र में मिला था? 27 साल में। फिर पूछते हैं रश्मि जी आपकी शादी किस वक्त हुई थी? तो बताते हैं कि 18 साल के था तब मेरी अम्मा जल्दी में शादी कर दी, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है, शायद हमें भी कुछ हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के उनकी अम्मा कितने उम्र में शादी कर दी? पर वो शादी नहीं करना चाहते थे, जैसे उनको बंदिशें लगती थी, वो जीवन में तरक्की करना चाहते थे। तो जीवन में बंदिशें कुछ नहीं होता, जहाँ चाह वहाँ रह। और शायद नौकरी में नहीं भी कर पाता, अपने रियाज में और अपने नाच में भी मस्त हो सकता था। कहीं कि शादी जो कुछ बाधा हुआ, रियाज में थोड़ा जितने मस्ती से कर पाते वो नहीं कर पाते थे, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन ये तो अच्छे लक्ष्य को प्राप्त किया, ऐसा भी नहीं था। इनका मन था कि मैं भी मुंबई जाऊं और असिस्टेंट बनूं, फिल्म में काम करूं, तो नहीं गए। तो बाद में इन्होंने कहा है कि नहीं गए तो अच्छा ही हुआ। पर खैर वो अच्छा हुआ हम नहीं गए। कुछ समझदार लोगों ने हमें कहा कि वहां जाना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, मेरे बाबूजी भी थी कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं, उनका कहना था कैसे सिखाना चाहिए। जब उनके शागिर्द को सिखा रहे हो तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना चाहिए। आप जिस किसी को जिस कला सिखाना चाहते हैं उसे बिल्कुल अच्छा बनाना, ये उनके बाबूजी का कहना था। और बेटा भी उसी रास्ते, पंडित जी भी उसी रास्ते पर चले। देखिए कैसे, ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ, कहते थे पंडित जी, उनके पिताजी कहते थे। ऐसे किसी को सिखलाना कि अपनी छवि उसमें देखो, अपनी छवि उसमें देखना चाहिए। तो आप भी जब पढ़ोगे पढ़ाओगे, हम भी तो अभी सिर्फ प्रयत्न करते हैं कि मैं आप लोगों में अपनी छवि देखूं। लेकिन मैं डांट देता हूँ, जया कोई रुस जाती है, या कोई रुस जाता है, फिर तो रुस जाते हो तो दिल पर एक चोट लगता है ना मेरे को, मैं इतना प्यार दूं और रुस जाते हो तुम लोग। यह कोशिश है, पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। क्या कहते हैं? ऐसा बना देना, उनका पिताजी कहते हैं ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ, यह कोशिश है, पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, ये अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है, उसकी लड़की को नहीं सिखाना। यह मेरे भेद नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे पंडित जी कि जब कोई सिखाए थे, मेरा जैसे कोई कला है तो मैं अपने बेटे को ही सिखाऊंगा। अरे क्या तुम लोग मेरे बेटे नहीं हो? तो मैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें सिखा दूं और अच्छा बना दूं, ताकि कभी कोई तेरा हाथ ना पकड़ सके। कोई भेद नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। तो बस यह छोटी सी कहानी थी मेरी, फिलहाल डिटेल में तो बहुत कुछ सारी बातें। फिर रश्मि जी कहती हैं अपने शागिर्दों के बारे में बताइए, कौन ऐसे जिनके बारे में सोचकर आपको कुछ अलग करने के लिए बात। तो कुछ शागिर्द का नाम बता रहे हैं, शागिर्द मतलब शिष्य। तो रश्मि जी पूछिए कि क्या आपके कोई शिष्य हैं ऐसे जो दिल को छू जाए, अच्छा हो? तो कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम तो इतने अरसे से, तो रश्मि जी भी तो उनके शागिर्द ही थी, कहीं कि तुम तो बहुत अरसे से हमें जानती हो। कुछ भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे यही कि शाश्वती लगी हुई है। एक शाश्वती भी नाम था उनका। 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि उसके अंदर
रंग अब शुरू हुआ है। ये विदेशी भी थे, विदेशी का नाम है वेरोनिक और फिलिप मैकलिन टॉप, उनके शिष्य थे, विदेशी भी उनके शिष्य थे। और कुछ और भी है जो अपने देश के शिष्य थे उनके, तीरथ प्रताप, प्रदीप, इनका भी नाम आता है, दुर्गा भी है, और अच्छी तरक्की कर बालियों में शाश्वती है, लड़की का कहते हैं, लड़की में शाश्वती है, अच्छी स्थिति में घर। इसके बाद कृष्ण मोहन है, राम मोहन है, ये भी इनके शिष्य है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी में आपको सुनाया। इन्हें अपने नस्ल उन कह रहे हैं पंडित जी कि मेरा बेटा भी उतना मेरे कला पर ध्यान नहीं देता है। खूब दे दिया तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे कि हर तरह त्याग नहीं। तो देखिए इनको कहना है कि अगर कला सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं तो उसमें अंतरात्मा का सपोर्ट होना चाहिए, अंतरात्मा का साथ होना चाहिए, सीखने वाले को भी सिखाने वाले को, तभी सरस्वती या परमात्मा आपको साथ देंगे। और जो एक अच्छा कलाकार होते हैं, ईश्वर से उनका साक्षात्कार होता है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई लेन देन से मतलब नहीं होता है। ये क्योंकि ये विदेश भी जा चुके हैं, कहाँ गए हैं, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस और बर्मा भी सफर कर चुके हैं, सिर्फ कला प्रदर्शन के लिए। रश्मि जी पूछती हैं, इतनी बार आप गए तो कोई खास बात आपको याद आती है, कोई विशेष आयोजन जिससे आपको लगे कि अच्छा? तो ये बताते हैं, हाँ अमेरिका गए थे, अमेरिका में उन्होंने अच्छा प्रोग्राम दिया था। वो बोले अरे अच्छे लड़का, एक उनको मतलब क्या कहें, उनकी तारीफ कर रहा था। अमेरिका में 2-4 जगह, वहाँ भी कांग्रेस हॉल में हम नाचे थे, बड़े अच्छे लगे। एक जगह एक लड़का, उनकी आंखें उसकी फटाफट फटी की फटी एकदम अंदर आया और हंसते हुए हाँफते हुए सोचा जाने क्या बोलेगा, और उनसे फोटो साथ खिंचवाने के लिए व्याकुल हो गया था। एक लड़का दौड़ते उनके पास से स्टेज शो किए और आया कि हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पे बताते हैं ये। वो कहाँ गए थे, शायद पाकिस्तान में जब प्रोग्राम दे रहे थे, कोई खातून मतलब कोई लेडी और महिला बोली, पूरे हॉल में उनकी आवाज आए सुभान अल्लाह। मतलब एक लेडी जब उनकी प्रोग्राम देख रही थी पाकिस्तान में, तब पूरा हॉल में उनकी आवाज गूंज उठा था, सुभान अल्लाह। मतलब बहुत अच्छा प्रेम। मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, नाचने वाले का। सुभान अल्लाह का मतलब बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पे एक वर्णन किए हैं। एक बात ध्यान देना चाहिए, उनके कला से प्रेम था उस स्त्री को, उनसे नहीं। वो कह रहे हैं कि आप मेरी कला के कारण हमें आप जानती हैं, इसलिए आपका बहुत आभारी हूँ। मतलब एक कलाकार के जीवन में विचार उत्तम होना चाहिए, सोच पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया? फिर रश्मि जी पूछती हैं, आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ होगा? तो कहते हैं बिरजू महाराज, अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अम्मा जी ने तो शुरू में उन बुजुर्गों की तारीफ करके, मतलब कैसे फल्ला लोग अच्छे हैं, अच्छा कलाकार, कैसे हम आपको गांधी जी का प्रेरणा पढ़ने के लिए मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रेरणा, अम्बेडकर का प्रेरणा, तो उसी तरह उनको अपने पूर्वजों के वो प्रेरणा देती थी, जिससे बिरजू महाराज और अच्छा कलाकार बनते थे। उनको कम से कम इतना नाम तो याद था, तो अपने बुजुर्गों का नाम याद था। आपकी मम्मी लोग से पूछूंगा तो बुजुर्गों का नाम याद रहेगा। यहाँ मैं पूछ दूँ कि गोत्र आपका क्या है, तो ये भी नहीं जानेंगे। गोत्र माने हम किस ऋषि के वंशज हैं, मतलब कौन हमारे गुरु थे, मेरे पूर्वजों के गुरु कौन थे। तो ये संस्कार होता है। आप लोग जानती हैं, आप में से कौन कौन जानती है कि गोत्र कौन है? कोई एक बताइए, आप जानते हैं कौन सा गोत्र है? कश्यप गोत्र है। चलिए, तो बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग बातें कही थी, लेकिन कश्यप ऋषि कहे थे कि जिनके माता पिता नहीं हैं, मैं उन्हें भी अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, केवल कश्यप ऋषि। तो पंडित जी कहते हैं कि अगर जिनको गोत्र याद नहीं रहता है तो कहते बोलिए महाराज कश्यप गोत्र। तो कश्यप ऋषि बहुत अच्छे थे, लेकिन बाकी ऋषियों ने कहा कि जिनके पिता हैं उन्हीं को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। खैर सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं।
तो माँ उनके क्या कहते थे, अब यार दूसरों से पूछे, घर में तो उन्हें नाम ही नहीं मालूम पड़ता था कौन थे। आगे ठुमरिया उनकी माँ ने सिखाई थी। ठुमरिया नृत्य है। ठुमरिया किसने सिखाई थी उनको? हाँ, ठुमरिया भी मैंने उन्हीं से सीखी थी। किससे? अम्मा से। मेरी वाकई में गुरुआइन थी। कौन? माँ गुरुआइन थी। वो माँ तो थी, गुरुआइन भी। और मैं जब भी नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर यानी जज अम्मा को समझता था। बिरजू महाराज की सबसे बड़ा जज कौन थे? बिरजू महाराज के सबसे बड़ा जज कौन मानते थे? अम्मा को बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज मानते थे। ठुमरिया किन से सीखे थे? अम्मा से सीखे थे। जब वो भी नाच देखती थी तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, तो माँ उनको सब बताती थी। मतलब बाबूजी वाला ढंग है कि नहीं, ऐसे पूछते थे कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा, तो कहती थी नहीं बेटा नहीं, उन्हीं की तस्वीर हो तो, उन्हीं की तस्वीर हो तो बाबूजी भी क्या कहे थे कि जब शिष्य की छवि, अब गुरु की छवि अपने आप में शिष्य में दिखने लगे तो समझ लीजिए शिष्य निपुण हो गया। पर पहले पहले यह तो मेरा नया क्रिएशन था, मतलब बोले ना कि वो विदेशी नाच था, नृत्य था। पहले वो हरदम ऐसे ही कहती, और लखनऊ के जो बुजुर्ग थे उनने गवाही लेती, पूछते थे कि मेरा बेटा कैसा है। तो आजकल कोई कह दे कि आपका बेटा थोड़ा गलती करता है तो धर के सर उठा ले आसमान पे कि हमारा बेटा, तू अपन बेटा का तो ले। लेकिन नहीं, ये अच्छा वही होता है। पड़ोसन कभी गलती नहीं करता है। कोई दुश्मन आपका कभी अहित नहीं चाहता है। हम उसको पॉजिटिव सोच के तो देखें। और तुम्हारा शरीर लग रहा टोटल ढंग कैसा ही है, बाबूजी की तरह, बैठने का, उठने का, बात करना, मतलब जैसा उनका है बस यही। और जगहों तो बहुत थी आने जाने की। हम बहुत लोकप्रिय हैं बम्बई में। कहाँ लोकप्रिय बने थे पंडित जी? बम्बई, कलकत्ता। साउथ के लोग भी अब बहुत चाहते हैं मुझे। और हम डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, सही बात है। आज अगर डांसर का नाम ले लेडी या जेंट्स के बारे में तो लोगों का गलत सोच हो जाता है ना। लेकिन वो कला है, जो कला प्रेमी है उसके दिल कितना आनंदित होता है, वो लोगों को कितना आनंदित करता है। पल भर के उनके सारे दुखों को अपने आप में भुला देता है और अपने दिल में उसे बसा लेता है। नहीं, पर दिल में अगर आप पूछेंगे कि ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। वह यही कहेगा वो अच्छे हैं। मतलब अगर ईमानदारी से कहोगे तो प्रोफेशनल में जहाँ आता है वो 4 जगह बुराई करेंगे, क्या उन्हें बताएंगे? देखिए ये बेकार आदमी है। कुछ लोग कहते हैं ये बेकार आदमी है, डांस नृत्य कला। लेकिन अगर वो बेकार होता तो लोग भीड़ क्यों लगाते कला देखने? कला का प्रेम तो सरस्वती का एक दूसरा रूप है। मुझे कोई द्वेष नहीं, अगर कोई उनको बुराई कर देता तो द्वेष नहीं। एक अच्छे लोग कहिए, कोई बुरा करे उसके काम है। हर लोग क्या अच्छे ही सोचेंगे मेरे बारे में? कोई तो है अगर मेरे बारे में बुरा सोचता है तो अच्छा लगता है, कोई तो है मेरे बारे में सोचने वाला। चलो भाई, ताकि मेरा भला हो, मैं ऐसे करूं तो मेरा भला हो, कोई तो एक सोचने वाला है। मुझे कोई द्वेष नहीं है शुरू से किसी के बारे में। जो करता है बढ़िया करता है, बस मैं अपना बुरा नहीं चाहता हूँ, बस यही खास है। जब हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो परमात्मा कभी मेरा भी बुरा नहीं चाहेगा। अगर हम किसी को खिला देंगे तो हमें खिलाने वाला वो है, हम किसी को बचा देंगे तो हमें बचाने वाला वो है। जब किसी को कोई दांव पर अपनी जिंदगी लगा के बचाने जाता है तो आप देखेंगे वो स्वयं भी बच जाता है, क्योंकि वो तो बचाने किसी और को गया है, लेकिन उसको बचाने वाला कौन है? ऊपर बैठा है। जो करता है बढ़िया करता है, बस यही खास आदत है। अब रश्मि जी पूछती हैं आपको मंच पर कुछ अनुभव या स्मरण है बचपन की बातें, वो हमें बताइए। ये अंतिम पैराग्राफ है, बहुत दिल लगा के सुनिएगा। बचपन के बारे में पंडित जी बहुत अच्छा से विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। बचपन के बारे में कहते हैं अब नाचे तो हम बहुत ज्यादा हैं, इतना की गिनती करना मुश्किल है। बस जमाने से रामपुर नवाब के महल में नाचा हूँ, नेपाल महाराज जी के यहाँ नाचा हूँ। नेपाल महाराज जी को जानते हैं? नेपाल नरेश। और जमींदारों के यहाँ भी नाचा हूँ, जहाँ का मैं अक्सर तमाशा सुनता रहता हूँ कि जहाँ महफिल भी लगी है कि लड़का नाचेगा, चारों तरफ थोड़ा खिसको भाई, थोड़ा खिसको भाई, जगह दो, लड़का नाचेगा।
किसको भाई जगह दो। आज के बाद उसको लौंडा का नाच कहते हैं, तो रियल में कथक की तरफ लोग नहीं जाते हैं ना, कला के प्रेमी नहीं है। कला प्रेमी तो एक अलग होता है। तो सिर्फ खिसक जाए तो नीचे गलीचा, गलीचे पर चांदनी और चांदनी गलीचे के नीचे जमीन पर कहीं क्या चांदनी रात के बारे में लग रहा है कि वर्णन किए हैं कि चाहे उबर खाबर हो, कुछ भी बिछाओ, कहीं बैठ के भी उनके नाच देखने के लोग प्रेमी थे, नृत्य प्रेमी थे, कहीं भी बैठ जाते थे। मतलब उनका जो भाव विभोर होता था कला मतलब प्रदर्शन करने में, उससे लोग भाव विभोर हो जाते थे। आजकल हमारे नए डांसर की स्टेज बड़ा खराब है, बड़ा टेढ़ा है, गड्ढा है। हाँ, यही पर मुहावरा है, चले न जानी तो नाचे न जानी स्टेज वेटे। तो आज के जो डांसर हैं कला नहीं जानते हैं। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो 1 मिनट का समय मांगा था, उनको 10 मिनट तालियां लगते रह गया था। उनकी आवाज में सरस्वती। तो अगर आपके अंदर कला है तो आपको समय मांगने की आवश्यकता नहीं है, समय खुद मिल जाएगा। तो आजकल ताम झाम, ये लाइट वो लाइट, अगर डांसर है, अच्छा कलाकार है, अच्छा सिंगर है, तो उसको कोई ताम झाम का जरूरत नहीं है, वो कला को ऐसे ही बिखेर देगा। हम लोगों को यह सब सोचने का कहाँ मौका मिलता था। अब गर्मी के दिनों में जरा सोचो, ना एयर कंडीशन, ना कुछ वो बड़े बड़े पंखे लगे जो नौकर चाकर हाँकते रहते थे, उनसे भी हाथ बचाना। मतलब बड़े बड़े लोगों के यहाँ नाचने जाते थे तो महाराज जी के यहाँ पंखा नाच झेल रहा है कोई, उसमें ना टकरा जाए, छोटा स्टेज है वहाँ नाचना है। तो ये सब जो कला में निपुण है वही। अब क्लास में हल्ला होता है तो क्लास में अच्छा पढ़ाइएगा नहीं तो हल्ला नहीं होगा, अच्छा पढ़ाइएगा तो बच्चा तो अपने आप शांत हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपके अंदर अगर पढ़ाने की क्षमता, अगर टैलेंट है, तो बच्चा अगर पीछे 20 फीट दूर पीछे अगर सुई गिरा देंगे तो आगे बात झन से आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जब दिल लग जाएगा उसमें, तो दिल लगा भगवान से तो गैर क्या करेगा? इसीलिए तो कहते हैं प्रेम उससे करो जो मेरे ना रहने के पहले था। मतलब मैं प्रेम मैं जिससे करता हूँ, मेरे ना रहने के पहले भी था, आज भी है, जब मैं ना रहूंगा वो कौन है? हाँ, भगवान कहो, अल्लाह कहो, पैगंबर कहो, ईसा कहो, सब नाम अलग अलग है ना। जो उर्दू पढ़ता है उर्दू कहता है, हम हिंदी पढ़ते हिंदी कहते हैं, तो कोई अल्लाह कहता है, कोई अकबर, कोई भगवान कहता है, सब एक ही है। राम है तू रहीम है, तू ही कृष्ण सब कुछ है कि नहीं? अब वो बेवकूफन के कौन समझाए कि लड़ाई करता है, हमारे भगवान ही है, सबके भगवान एक है। वो मेरा पिता है और हम उनके संतान हैं। अब कोई अब्बा कह देता है, कोई परमात्मा कह देता है। समझा भैया बेवकूफ लोग, विद्वान लोग। उनमें से हाथ बचाना पड़ता था, नाचने में उससे न लड़ जाए ये ध्यान रखना पड़ता था। और एक गैस लाइट रहता था ना, गैस, वो न गिर जाए स्टेज से। आज तो एक से एक म्यूजिक है ना, वेपर लाइट, ताकि डांसर चमके, डांस करे खराब पर डांसर चमके, है कि नहीं? लेकिन उस समय सोचिए, कला प्रेम था, कलाकार में प्रेम था, कला करने में प्रेम था। अब अंतिम में रश्मि जी कुछ पूछती हैं, ये एकदम गजब बात है। रश्मि जी कहती हैं, अक्सर रात में होते थे या दिन में प्रोग्राम? पूछते हैं कब प्रोग्राम होते थे? तो कहते हैं पंडित जी दिन में भी होते थे। भैरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता था, यह कायदा था कि रात को 1:30-2 बजे तक तो चलता था नाच बात, उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो हुआ, ठुमरी भाव विशेष। दूसरे दिन 10 बजे की महफिल होती थी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी का एक प्रोग्राम कहलाता था, तो उसमें समापन होता था। माने टोटल प्रोग्राम, यानी डांसर आया है तो सुबह से लेकर शाम तक, काहे कि पैसा दिया है ना, ... काहे कि तो उस कलाकार के आगे पैसा का कोई मूल्य नहीं। जिसने कला दिखाया, सरस्वती का साक्षात दर्शन करवाया, क्या उसका कभी कीमत चुकाया जा सकता है? वही कीमत आ चुका कि पंडित जी विश्व विख्यात हो गए। तो आप लोग भी मेहनत करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तब भी तो कुछ बनेंगे ना, और नहीं पढ़ेंगे तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप लोगों के अंदर ये 5 गुण समा लेना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, कौआ की तरह प्रयास,
मांस का टुकड़ा। बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, मतलब कुत्ता की तरह सोना। कुत्ता 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि को सुन लेता है, जरा सा हट मिलता है और वो जाग जाता है। विद्यार्थी को ऐसे होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो कम खाना चाहिए ताकि निद्रा ना आए, है ना। अल्पाहारी। और घर जब आपको बोलते हैं कि आ जाओ बेटा यहाँ पे बैठ के पढ़ना, तो आप सोचते हो कि देखिए बुला रहे हैं टाइम पास, अरे नहीं, घर में सो जाओगे, क्या करोगे। यहीं से तेरे जीवन की शुरुआत है, इसलिए दिल लगाकर पढ़ो और कुछ ऐसा कर चले। कबीर ने क्या कहा था? कबीर एक लाइन की एक पंक्ति में लिखे थे, जब मैं आया तो जग हंसा। क्या कहे कबीर ने? जब मैं आया तो जग हंसा, कुछ ऐसी करनी कर चले कि मैं हंसूं जग रोए। समझ में आया इसका मतलब? कुछ ऐसा करके चलना है कि जब मैं जाऊं तो दुनिया हमें याद करे। इसी के साथ लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय बिहार। शांत हो जाइए। देखिए कुछ सवाल है। लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जबकि 3 बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। इनके पिताजी कलाकार थे और रामपुर में दरबार में 22 साल नौकरी किए थे। ठीक है। फिर सवाल है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया था? तो आप जानते हैं कि वो नवाब के यहाँ जब ऑर्डर बुलावा आ जाए तब उनको काम करने के लिए, नाचने के लिए जाना पड़ता था। ये सब तंग आ चुके थे, चाहे कितनों भी तत्काल इमरजेंसी काम हो, मगर उनको बुलावा आ जाए तो जाना पड़ता था। साथ साथ इतना ही नहीं, अब जब वो 5-6 साल के उनके बेटे हुए तो उन्हें भी बुलाते थे महाराज नृत्य करने के लिए। अरे उनकी अम्बा को पसंद नहीं था। अंत में वो कहें कि बेटा नहीं जाएगा, तो महाराज बोले कि बेटा नहीं जाएगा तो तुम्हें भी नाचने नहीं आना है। इस तरह से उनका नौकरी छूट जाता है और नौकरी छूटने की खुशी में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। अगला सवाल है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बताइए, आप लोग को पता है? बिरजू महाराज के गुरु माता और पिता दोनों थे। ठुमरी कौन सिखाए थे? माँ भी ना। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न का उत्तर में बिरजू महाराज के गुरु माता पिता थे। वैसे स्वयं बिरजू महाराज ने अपने पिता का शिष्य होने की बात कही है। उनके शागिर्द तो बाबूजी थे। शागिर्द तो बाबूजी का हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि बाबूजी जहाँ भी जाते थे बिरजू महाराज को अपने साथ ले जाते थे और खुद अपने से पहले उन्हें नचवाते थे, खुद वो तबला बजाते थे। 22 साल तक रामपुर के नवाब के यहाँ 2-2.5 साल रायगढ़ में पटियाला में निर्मला जी के स्कूल में वो जहाँ भी जाते थे 54 साल पर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। आगे कुछ सवाल है, बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की थी? बिरजू महाराज की उम्र 10 से 11 साल की थी, तब उन्होंने एक अमीर घर के सीताराम बागला नामक लड़का को क्या सिखाते थे? नृत्य सिखाते थे। उसके बदले में लड़का क्या करता था? उनको पढ़ाता था। अच्छा, बिरजू महाराज कितने पैसे के ट्यूशन पढ़ाने जाते थे? 25 रुपए के 2 ट्यूशन पढ़ाते थे। और कितने मील दूर जाते थे पढ़ाने के लिए? 3 मील दूर जाते थे पढ़ाने के लिए। संगीत भारती के बारे में कुछ बताना है। संगीत भारती के बारे में लिखा, संगीत भारती में रहते हुए बिरजू महाराज की दिनचर्या थी। सुबह 5 बजे से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक रियाज करना, फिर घर जाकर 1 घंटे में तैयार होकर 9 बजे क्लास करने के लिए जाना। रात के अंधेरे में रियाज करने से थकान जब महसूस करने, रिलैक्स होने के लिए क्या करते थे? सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी बजाते थे। वो क्लियर हो गया? उनका विवाह कितने उम्र में हुआ था? 18 साल की उम्र में हुआ था। इनके कितने संतान थे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बिरजू महाराज कौन कौन से यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है। बिरजू महाराज के अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय थी? अपने शागिर्द तथा शिष्यों के बारे में बिरजू महाराज का कहना है कि कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम होते हैं। आज लोगों को तालियां और पैसे की जरूरत होती है। तीरथ प्रताप, प्रदीप जैसे लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली मिल गई कि काम मिल गया, हम कमाने लगे। लेकिन शाश्वती विदेशियों के वैरोनिक काफी तरक्की कर रही है। छोटे परिवार की लड़की, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी उसका मन नाच से जुड़ा हुआ था। वैसे सीखने तो बहुत सीख रहे थे, लेकिन लड़कों में कृष्ण मोहन, राम मोहन तब उनका पुत्र ध्यान नहीं रख देते। अतः महाराज जी की राय है कि आज के लोगों को त्याग भावना नहीं है, इसलिए कला नहीं सीख पाते हैं। हाँ, गंडा बांधने के लिए कितने पैसे दिए थे? 500। कितने रुपए का प्रोग्राम किए थे? 250 का 2 प्रोग्राम किए थे।
जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो कितने प्रोग्राम किए करके 10वीं और 13वीं किए थे और 250 का 2 प्रोग्राम किए थे। उनके परिवार में बहुत तंगी आ गया था। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरह आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे और इसी के समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।